नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना 8-14 चावल की रोटियां का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें हम समास के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आप आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जो घड़ी दीवार पर टांगने के लिए होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे शब्दों में हमने आपसे पूछा है, आप एक शब्द में आंसर दें। जो घड़ी दीवार पर टांगने के लिए होती है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? तीन कोणों के समूह को क्या कहा जाता है? आज के संदर्भ में ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, इनके आंसर आप एक शब्द में दें। तीन कोणों का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? जब हम 9 दिन तथा 9 रातों तक व्रत करते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं? वो जो समय होता है 9 दिन और 9 रातों का, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। वो नाम क्या है आप बताएं। उस समय को क्या कहते हैं? कुछ और प्रश्न हैं, उनको आप बताएं। चौराहा क्या होता है? इसको कई शब्दों में आंसर देना है। पूजा घर किसे कहते हैं? इसे भी आप कई शब्दों में आंसर देंगे। देशभक्ति का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का भी आप कई शब्दों में आंसर देंगे। आप आंसर ढूंढ के भी दे सकते हैं। चलिए हम समास के विषय में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना चावल की रोटियां पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसमें हमने आपको बताया था कि समास के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप समझ लें, पिछले वीडियो में संधि की चर्चा हुई थी कि वर्णों को मिलने से संधि बन जाती है, लेकिन शब्द जो संक्षेप हो जाते हैं, शब्दों में संक्षेपीकरण हो जाता है, तो वहाँ पे समास होता है। आइए समास की चर्चा करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और संधि का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लें, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। दूसरा उदाहरण है रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। और तीसरा उदाहरण है 3 रंगों का समाहार अर्थात तिरंगा। आपने देखा कि यहाँ पर कई शब्द हैं लेकिन उनके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे समास है। उदाहरण से समझिए, ऊपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे गए 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है और शब्दों के इसी मेल को संक्षेपीकरण या समास कहते हैं। अब ध्यान से पढ़िए। भाई और बहन घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने 4 राहों के समूह पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोग से ग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता और पिता को बताई। अच्छा, अब इसे पढ़िए। इसी पैराग्राफ को दोबारा देखिए किस तरीके से लिखा है। अब इसे पढ़िए। भाई बहन घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने चौराहे पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोगग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। अब जो पहला आपने पढ़ा और बाद में पढ़ा, उसमें आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि जब हम बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो सुंदरता बढ़ाते हैं। ये जो शब्द होते हैं, समास के शब्द या अलंकार के शब्द या संधियों के शब्द, हमारी भाषा में जो अनावश्यक
बार बार शब्द यूज हो जाते हैं उनको हटाकर एक खूबसूरती बना देते हैं हमारे लेख की। तो इसलिए हमें इन सब का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आप समझें, उपर्युक्त पहले अनुच्छेद के रेखांकित शब्दों को दूसरे अनुच्छेद में संक्षिप्त रूप से लिखा गया है और संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। और हम इसी आधार पर जो हम परिभाषा है वो समझें, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। और जो एग्जाम्पल्स आपने देखे और जो समझे हैं उसे आपने देखा कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनता है, तो इसको समस्त पद कहते हैं। मतलब सारे पदों का एक पद समस्त पद, समस्त माने सारे, सारे पद का एक पद, इसको कहते हैं समस्त पद। और जब हम इन समस्त पदों को अलग अलग करके उन्हें दोबारा पहले वाली स्थिति में लिखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाता है समास विग्रह। विग्रह माने अलग अलग। अब आपने संधियों में संधि विच्छेद शब्द पढ़ा था और यहाँ पे समास में जब शब्द अलग अलग कर दिए गए तो हमने समास विग्रह शब्द का प्रयोग किया है। तो आप हिंदी व्याकरण में ये आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पे अलग अलग शब्द वर्णों के माध्यम से जब दो शब्द जुड़ते हैं, संधि होती है, फिर उनको अलग अलग करते हैं तो वहाँ पे संधि विच्छेद हो जाता है। और जब यहाँ पे शब्द अलग अलग कर दिए गए तो वहाँ पे समास विग्रह बोला जाता है। तो समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद या शब्द होते हैं। जो समस्त पद होता है उसमें मुख्य रूप से दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। शब्द हिंदी व्याकरण में शब्द को पद कहते हैं। पद आप देखिए, राजदूत समस्त पद है और पूर्व पद इसमें क्या है, राज, और उत्तर पद माने बाद वाला। बाद वाला क्या है, दूत। तो समास विग्रह क्या हो गया, राजा का दूत। अब आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि जब हम राजदूत लिखते हैं तो वहाँ पे वो शब्द समस्त पद होता है। और अलग अलग दो पद जब होते हैं तो पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, और जब अलग अलग हम पूरी तरीके से लिखते हैं तो वो समास विग्रह हो जाता है। यहाँ पे दूसरा शब्द भी देख लें इसी प्रकार, यथा समय। तो यथा समय अगर बोला तो ये समास में यहाँ पे समस्त पद है। और यथा समय का पूर्व पद क्या है, यथा, और उत्तर पद क्या है, समय। और समास विग्रह क्या हो गया, समय के अनुसार। यदि आपको समास के विषय में समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इस चीज को रिपीट करके देख लेंगे, थोड़ा सा रुक कर पीछे से बैक करके देख लेंगे, फिर से समझ लेंगे। एक दो बार जब आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आने लगा है। समास क्या है और संधि क्या है, इनको भी आप समझ लेंगे। चलिए हम देखते हैं कि समास के भी भेद होते हैं। कितने प्रकार के समास हैं। समास के भेद कितने होते हैं, समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। ये नाम तो आपको याद करने होंगे और आप याद भी कर लेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इनकी जितनी भी परिभाषाएं हम आपको आज बताएंगे इन्हें आप याद कर लेंगे उदाहरण सहित। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको आगे काम आने वाली है। हिंदी आपको अभी पढ़नी है तो ये सारी बातें, कुछ जो मूल रूप से हैं, ये परिभाषाएं बदलती नहीं हैं और इनका प्रयोग हम बार बार हिंदी भाषा में करते हैं, तो ये सारी बातें आप याद कर लेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात यह लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से बदलता नहीं है। अव्ययी भाव समास वहाँ पे होते हैं जहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद जो है वो प्रमुख होता है। जैसे आप एग्जाम्पल्स देख लें, यथाशक्ति, ये भी समस्त पद जो है अव्यय है और शक्ति के अनुसार ये भी अव्यय है, तो ये भी नहीं बदलेगा। तो यथाविधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, भरपेट, पेट भरकर, प्रतिपल, प्रत्येक पल,
बेखटके बिना खटके, बेकसूर बिना कसूर के, बातों बात बात ही बात में, यथा संभव जैसा संभव हो, आमरण मरण तक। तो इस प्रकार जब भी ये शब्द आपके सामने आए तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। वेरी गुड, आप इसी प्रकार समझ लेंगे। तत्पुरुष समास में देखिए, इस समास में उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजकन्या, राजा की कन्या, सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इस प्रकार आप समझ लेंगे कि दूसरा पद प्रधान है और बीच में जो आप का, की, के, नानी, ने, इस टाइप से जो परसर्ग होते हैं वो लोप हो जाते हैं। और इस आधार पर तत्पुरुष समास भी कई प्रकार के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। चलिए हम अगले समास, द्वंद्व समास, उसके विषय में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह लगा रहता है। समास विग्रह करने पर और, तथा, एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे आप द्वंद्व समास में देखिए, मोस्टली आप में योजक चिन्ह लगता है और, तथा, ये जो योजक चिन्ह है, जोड़ने वाले शब्द ये लगते हैं। जब विग्रह करते हैं तो लगा देते हैं और जब समस्त पद लिखे होते हैं तो वो नहीं होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, जन्म मरण, जन्म और मरण, नदी तालाब, नदी और तालाब, गुण अवगुण, गुण और अवगुण, पति पत्नी, पति और पत्नी, बाहर भीतर, बाहर और भीतर, लाभ हानि, लाभ और हानि। आप इनको जो हमने आपसे बताया कि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे परिभाषा के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में, तो ये आपको अच्छे से स्मरण हो जाएंगे। अगला समास देखते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद जो होता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान होता है और पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जैसे ये कर्मधारय दो प्रकार के हो गए जहाँ पे विशेषण और विशेष या उपमेय या उपमान होते हैं, पहला और दूसरा पद। आप इनको प्रैक्टिस के आधार पर याद कर लेंगे थोड़ा समझकर। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, नील गगन, नीला है जो गगन, सत्कर्म, सत है जो कर्म, पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, नतमस्तक, नत है जो मस्तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसी प्रकार जहाँ पे उपमेय और उपमान शब्द आपस में होते हैं तो वहां पे भी कर्मधारय समास होता है। अब उपमेय देखिए, कमल नयन, कमल के समान, देहलता, देह रूपी लता, भव सागर, भव रूपी सागर, मृग नयन, मृग के समान नयन, घन श्याम, घन के समान श्याम, नर सिंह, नर सिंह रूपी नर, विद्याधन, विद्या रूपी धन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब यहाँ पर उपमेय उपमान है तो भी यहाँ पर ये कर्मधारय समास होता है। आप द्विगु समास के विषय में पढ़ लें, ये बहुत आसान होता है समझने के लिए, क्योंकि इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है और समस्त पद जो है समूह बोधक होता है। मतलब इसमें आपको एक समूह के विषय में इंगित किया जाता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। द्विगु समास, पंजा, 5 आबों यानी नदियों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है और जो समस्त पद होता है उससे समूह का पता चलता है, ये इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। कुछ और एग्जाम्पल्स है, चलिए देखते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समाहार,
त्रिकोण 3 कोणों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह, यहाँ पे द्विगु समास होता है। चलिए बहुब्रीहि समास भी समझ लेते हैं। बहुब्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो वहाँ पे कुछ जो लिखा होता है उसमें से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, किसी अन्य चीज की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, लंबोदर हमने बोला तो हमें समझ में आया लंबा है उदर जिसका। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। सुनैना सुंदर है नयन जिसके, अर्थात विशेष व्यक्ति। हंस वाहिनी हंस वाहन है जिसका, अर्थात सरस्वती। पीतांबर पीले अंबर है जिसके, अर्थात विष्णु। विष्णु भगवान के अवतार है, वो भी पीतांबर है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। सत्य प्रिया सत्य है प्रिय जिसको, अर्थात विशेष व्यक्ति। महावीर महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। मुरलीधर मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अब हम अपने पाठ की एक्सरसाइज को करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल, और विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना, और 2 वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास के विषय में हमने पढ़ा 2 या 2 से अधिक संबंधित शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लुप्त कारक चिन्हों को समास में जोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। संक्षिप्तीकरण के माध्यम से बने सार्थक शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अभी आपने समास के विषय में पढ़ा। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित पदों के समास विग्रह करना है। समास विग्रह का मतलब होता है कि ये जो समस्त पद लिखा है इसको अलग अलग करके लिखना है। तिरंगा 3 रंगों का समायोजन या समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। महात्मा महान है जो आत्मा। भयभीत भय से डरा हुआ। शोकाकुल शोक से आकुल। आटा दाल आटा और दाल। घुड़दौड़ घुड़दौड़ घोड़े की दौड़। आमरण मरण तक। इस प्रकार आप समस्त पद का समास विग्रह कर लेंगे। चलिए अब हम अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ज्ञान को एक रात भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा, ज्ञान मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजा है। उठो संसार का पुनर्निर्माण करो। ज्ञान जग गया और उसने देखा मानव जाति विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। ज्ञान ने सोचा, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, अतः मानव जाति को पथ में लाना होगा। मानव जाति का नेता बनकर उसके शत्रु से युद्ध करना होगा। आपने इस गद्यांश को पढ़ा, समझा। अब इस पर आधारित प्रश्न हैं, उनके उत्तर चलिए करते हैं। भगवान ने ज्ञान से क्या कहा? भगवान ने ज्ञान से कहा, ज्ञान मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजा है। उठो संसार का पुनः निर्माण करो। इस गद्यांश का शीर्षक लिखो। इस गद्यांश के शीर्षक के लिए आप पैराग्राफ को पुनः पढ़कर आप यहाँ पे सोचें कि किसके विषय में बात हो रही है। पुनर्निर्माण करने के विषय में बात हो रही है, तो आप इस गद्यांश का शीर्षक पुनर्निर्माण भी लिख सकते हैं। जागने पर ज्ञान ने क्या सोचा? जागने पर ज्ञान ने सोचा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, अतः मानव जाति को पथ में लाना होगा और मानव जाति का नेता बनकर उसके शत्रु से युद्ध करना होगा। ज्ञान ने अंत में क्या निश्चय किया? ज्ञान ने अंत में निश्चय किया कि मानव जाति को पथ में लाने के लिए मानव जाति का नेता बनकर उसके शत्रु से युद्ध करना होगा। इस प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। दी गई लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
इसका मतलब है कि जिसको ईश्वर बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। आप ये कह सकते हैं सड़क पर एक छोटा पिल्ला जा रहा था, सामने से एक ट्रक निकल गया, बाद में पिल्ला सही सलामत बच गया, वो ट्रक के नीचे दबा नहीं। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। दी गई लोकोक्तियों को वाक्यों में इसी प्रकार आप प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार आपका पाठ 14 पूरा होता है। हम अपने अगले वीडियो में पाठ 15 कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में समास तथा समास के भेदों से संबंधित चार्ट बनाइए। आप समास लिखेंगे और उसकी परिभाषा और उसके भेद, उसकी परिभाषा, इस तरीके से आप चार्ट बना लेंगे। होमवर्क में पेज 89 पर दिए गए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और बाकी जो भी एक्सरसाइज बची है उसे आप पूरा कर लेंगे। इस तरीके से आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 कबीर के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। आप अपना सारा काम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।